अब बात शुभ समाचार की खबर के असर की। दिशा चैनल की पुरानी भारतीय सिनेमा की यादों को सुरक्षित करने की मांग को उठाने के बाद अब सरकार ने पुराने सिनेमा की यादों को संजोने के लिए 1700 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शुभ समाचार की सकारात्मक खबर का असर अब दिखने लगा है। पिछले 5 जून को शुभ समाचार द्वारा दिखाई खबर सिनेमाई विरासत को बचाए सरकार का असर सकारात्मक हुआ है। भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा की यादों को संजोने के लिए 1700 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है। भारतीय सिनेमा को अपना अघोषित एम्बेसडर मानते हुए सरकार ने 12वीं योजना में जहां एक ओर भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर जबरदस्त आयोजन की तैयारी की है, तो वहीं दूसरी ओर 1 सदी पुराने सिनेमाओं के प्रिंट को संभालने के लिए फिल्म म्यूजियम और नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जैसी योजनाएं भी सरकार बना रही है। इन प्रयासों के जरिए फिल्मी विरासत को संजोने और उनके प्रदर्शन का प्रयास किया जाएगा। भारतीय सिनेमा आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं। इतना ही नहीं, सालाना 300 करोड़ से ज्यादा दर्शक इन फिल्मों को देखने जाते हैं। उम्मीद है सरकार के इस प्रयास से भारतीय सिनेमा अपना मुकाम और भी ऊपर उठा लेगी, साथ ही साथ सिनेयुग के स्वर्णिम दौर को भी बचाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात कला जगत की। जेल की कालकोठरी में कैदियों को किताब लिखने की बात तो आपने जरूर सुनी या पढ़ी होगी, मगर हम आपको ले चल रहे हैं जेल की कालकोठरी में उम्मीदों के रंगों के कैनवस पर उकेरी गई उन चित्रों की दुनिया में जिसमें तिहाड़ जेल के कैदियों ने रचा है अपने आशा के रंगों को। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कलर्स ऑफ होप यानी आशा के रंग। जेल की काल कोठरी में सिर्फ आशा ही तो आपके पास होती है। कहीं प्रेममयी आशा के संसार में कृष्ण और गोपियों का प्रेम में संसार है, तो कहीं खुशियों की आशा समेटे फूल ही फूल। मानवीय जीवन के संयोग वियोग, सुख दुख और करुणा से ओतप्रोत इन चित्रों का अनुपम संयोजन आंखों को बहुत अच्छा लगता है। इन चित्रों में दल लामा के चित्र में जहां आशा का समुद्र हिलोरे मार रहा है, तो यथार्थ की कठोरता दर्शाता पुराना किला मानो कैदियों की अनुभूतियों को पूर्णतः व्यक्त कर रहा हो। 2006 में जब सिद्धार्थ वशिष्ठ जी मिले, मनु शर्मा जी मिले, तब उन्होंने मटेरियल्स दिलाए और मुझे इनकरेज किया, और तभी से मैं पेंटिंग करता रहा और कलेक्शन करता रहा। आज ये कलेक्शन सारे मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये ज़्यादातर पेंटिंग्स मेरे हैं। कलर्स ऑफ होप इन कैदियों के जीवन की आशा, इनके बच्चों में शिक्षा दीप जलाने का प्रयास मात्र है। पेंटिंग्स की बिक्री से आए धन को इन बच्चों की बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर खर्च किया जाएगा। इन चित्रों से आपको रूबरू कराने का श्रेय जाता है सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट को। सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे बेटे का सपना है, जो इस वक्त तिहाड़ में है, और उसने हर रोज़ जिस तरह से कैदियों को अंदर देखा है, जिस तरह से कैदियों को उसने बहुत नज़दीक से देखा है, उनके दुख दर्द को समझा है, उसको सोचते हुए तो इस संस्था के तहत अब हमारे पास 138 बच्चे हैं जिनको हम स्कूल की फ़ीस, यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह मुहैया कराते हैं। उम्मीद है संभावनाओं के इस समय रहित सफ़र से गुजरना हर दिल्ली वासी और दिल्ली के मौसम के बदलते मिजाज को और भी खुशनुमा बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात हुनरमंद अक्षमों की। कामकाज के प्रति लगन और काबिलियत के दम पर ये लोग फास्ट फूड चेन से लेकर बीपीओ कंपनियों के लिए पसंदीदा कर्मचारी बनते जा रहे हैं। आज ये इंडिया इंक के लिए एक कारगर और बड़ा टैलेंट पूल साबित हो रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क मार्केट में स्थित कोस्टा कॉफी आउटलेट दूसरे कैफे की तुलना में काफी शांत है। यहाँ आने वाले लोगों की आपसी बातचीत को छोड़ दें तो काउंटर के पीछे बिल्कुल सन्नाटा है। 23 साल के परवेज, 24 साल के राजीव रंजन मिश्रा और 21 वर्षीय प्रीति भोत यहाँ सुबह की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ये उल्लास के साथ ग्राहकों से ऑर्डर लेते हैं, कॉफी बनाते हैं और सर्व करने का काम भी करते हैं। वे अपनी नौकरी से जुड़े हर काम को उत्साह के साथ बिना आपसी बातचीत के पूरा कर रहे हैं।
इन तीनों कर्मचारियों की सुनने की शक्ति कमजोर है। यह आउटलेट उनके नेटवर्क के उन चुनिंदा आउटलेट्स में शुमार है जहां पूरी टीम ऐसे ही लोगों की है, मैनेजर देवाशीष दास और उनके सहयोगी विपिन को छोड़कर। इंडिया इंक की कई कंपनियों ने पाया है कि सुनने में अक्षम लोग अपनी अक्षमताओं के बावजूद काबिलियत के दम पर नौकरियों में बेहतर योगदान दे रहे हैं और इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की अच्छी खासी मांग भी है। ये ऑनेस्ट हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग हैं और ये सिंसियर हैं अपने जॉब के प्रति। अपने काम को के साथ कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो करना है वो करते हैं, कभी नहीं देखते कि आज का काम कल करें, आज ही ख़त्म करके जाते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट है इनका जॉब का। आज अधिकांश कंपनियां इन जैसी काबिलियत वाले लोगों की तलाश में हैं, क्योंकि इन लोगों की दूसरी इंद्रियां ज़्यादा कारगर होती हैं और ऐसे 90% लोगों में काम के प्रति अधिक निष्ठा होती है। ये लोग निष्ठावान, काबिल और जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं। साथ ही इनकी नौकरी छोड़ने की दर सक्षम कर्मचारियों से कम है। यही सारी चीजें ऐसे लोगों को शुरुआती स्तर के बीपीओ के लिए योग्य उम्मीदवार बनाती हैं। इंडिया इंक का यह कदम स्वागत योग्य है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। जहां एक और हर तरह से सक्षम होने के बावजूद भी हम अपने काम और अपने जीवन के प्रति अपनी निष्ठा को कायम नहीं रख पाते हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी अक्षमताओं के बावजूद भी ये लोग अपने काम के प्रति इसी निष्ठा को कायम रखे हुए हैं और इनकी यही निष्ठा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। शुभ समाचार के लिए कैमरा पर्सन पंकिल के साथ मैं नीतू मल्होत्रा। खबरों की शुरुआत सरकार की बहुचर्चित योजना मिड डे मील से। ये योजना शुरू से ही सुर्खियों में रही है। यूं तो इसकी शुरुआत गरीब बच्चों को स्कूल तक लाने की और उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए की गई थी, मगर कुछ स्वयंसेवी और धार्मिक संस्थाओं ने सरकार की इस योजना को पौष्टिकता और सामाजिक समरसता का मंत्र बना दिया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज से करीब 22 साल पहले जब मिड डे मील के विचार को हकीकत में बदलना शुरू किया गया तो दक्षिण के कई राज्यों में अचानक स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा। विद्यार्थियों की इस बढ़ोतरी का सुखद पक्ष ये था कि इसमें लड़कियों की संख्या अधिक थी। बच्चों को अच्छा पोषण और अच्छी शिक्षा किसी भी देश के लिए जरूरी है, लिहाजा भारत सरकार ने इसे केंद्रीय योजना के रूप में अपना लिया और आज दुनिया की सबसे बड़ी मिड डे मील योजना बन गई है। इसके बारे में बताते हुए कर्नाटक के शिक्षा सचिव विजय भास्कर कहते हैं, This is the largest such program in the world and largest such program in the country itself. After about 6 years of this program, the latest data, the census which we did in 2007, shows that the number of children who are out of school has reduced to 70,000. So from 1 million, it has come down to 70,000. So this, I would largely say, impact is due to the midday meal scheme. सरकार की इस योजना को अब हरे कृष्णा, इस्कॉन और अक्षय पात्रा जैसी धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपनाकर इसके दायरे में देश भर के छात्रों को शामिल कर लिया है। सिर्फ हरे कृष्णा की हैदराबाद की आधुनिक रसोई में 8,20,000 बच्चों के लिए खाना तैयार होता है, तो अक्षय पात्रा की इसी तरह की 17 रसोइयों में 7 राज्यों के 6,000 स्कूलों के 10 लाख बच्चों के लिए खाना बनता है। वहीं इस्कॉन मुंबई के 600 स्कूलों के 1 लाख बच्चों को खाना खिला रही है। इस रसोई को ग्रेविटेशनल किचन कहते हैं और ये किसी 5 सितारा होटल की रसोई से कम नहीं है। इसमें खाने की गुणवत्ता और पौष्टिकता भी उसके बराबर है, मगर ये खाना अपने में ईश्वरीय दिव्य शक्ति को भी समेटे हुए है। We definitely feel that there's a divine touch in the food that comes out of these kitchens. दिव्य शक्ति युक्त भोजन को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए इन संस्थाओं ने विशेष गाड़ियां बनाई है जो इस खाने को लेकर लंच के वक्त देश भर के स्कूलों में पहुंचती है। साथ ही साथ इन संस्थाओं ने अलग अलग राज्यों के लिए खाने का मेनू उस राज्य की रुचि को ध्यान में रखकर तैयार किया है। ये संस्थाएं सरकार से इस कार्य के लिए कोई मदद नहीं ले रही हैं। भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता और स्वादिष्टता के चलते स्कूलों के गरीब विद्यार्थियों के साथ ही अमीर विद्यार्थी भी इस खाने का आनंद उठा रहे हैं, जिससे सामाजिक समरसता की एक नई मिसाल कायम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।
अशिक्षा और बेरोजगारी ने जन्म दिया है एक ऐसे नासूर को जिसे आज हम नक्सलवाद कहते हैं। पूरा देश नक्सलवाद से जूझ रहा है, जिसकी जड़ अशिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलना है। भारत में 7 नक्सलवाद प्रभावित ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षा का स्तर सबसे नीचे है। लेकिन कैसे अब इन इलाकों में भी कुंतल घोष जैसे शिक्षक फैला रहे हैं शिक्षा की रोशनी, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। खुद गृह मंत्री पी चिदम्बरम मानते हैं कि भारत को बाहरी ताकतों से ज्यादा देश के अंदर पनप रहे नक्सलवाद से खतरा है और इससे निपटना बेहद जरूरी है। इस नक्सलवाद से निपटने के लिए अब शिक्षा को हथियार बनाया है 24 परगना के कुंतल घोष ने। घोष एक रिटायर्ड टीचर हैं और अब अपने गांव के गरीब और अनाथ बच्चों के लिए विद्यासागर आवासीय शिशु शिक्षा विद्यालय के नाम से स्कूल चला रहे हैं। इस स्कूल को बनाने के लिए कुंतल घोष ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और आज भी घोष अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा इस स्कूल के रखरखाव में खर्च कर रहे हैं। আমি তো খুব গরিব পরিবার থেকে আস্তে আস্তে ধনীর দিকে এগিয়েছি। তা আমি একটা এমন প্রতিষ্ঠান করব যে প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমার মতো তারা যদি জীবনে দাঁড়াতে পারে, তারাও যদি আগামী দিনে এইরকম সেবামূলক কাজে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে এই সোর্সটা যদি চলতে থাকে তো সমাজে অনেক কিছু উপকার হতে পারে। সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে আমি রিটায়ার করার পর এই প্রতিষ্ঠানটা গড়ে তুলি। इस स्कूल में फिलहाल 12 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं, जो सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की स्थिति में नक्सलवाद की चपेट में आ सकते थे। लेकिन इस स्कूल ने इन बच्चों के भविष्य को सुधारने की तरफ एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके रहने और खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सभी सहूलियत मिल सके और इन अनाथ बच्चों को घर जैसा वातावरण मिल पाए। দেশে মা বাবারা খুব উৎপাত করতে বলে আমি এখানে পড়তে এসেছি। এখানে এই যে মাস্টারমশাই তোমাকে পড়াচ্ছে কেমন লাগছে? কত বছর ধরে পড়ছো? 4 বছর ধরে পড়ছি, খুব ভালো লাগছে। কিছু মাস্টারমশাইরা কি কি দেয়, সাহায্য করেন? হ্যাঁ। কি কি তোমাদের দেয়? যে সামনে পুজো আসছে, পুজোর সময় কি? পুজোর সময় জামা প্যান্ট যখন যা কিছু দরকার হয় সব কিনে দেয়। कुंतल घोष की पहल तो एक शुरुआत है। अगर आज हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए घोष जैसे प्रयास करने जरूरी हैं, जिससे इन संवेदनशील इलाकों में शिक्षा की अलख जग सके और इन इलाकों के बच्चों को भी रोजगार के नए अवसर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब जटिल ब्रेन ट्यूमर का इलाज भी आसानी से हो सकेगा। एम्स ने 28 करोड़ में रेडिएशन की नई मशीन खरीदी है। इस मशीन से जटिल ट्यूमरों को भी शरीर से बाहर निकालना संभव होगा। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी आसानी से हो सकेगा। जी हाँ, अब बिना चीड़-फाड़ किए जटिल ट्यूमरों को भी शरीर से बाहर निकालना आसानी से संभव है। एम्स ने इसके लिए गामा नाइफ परफेक्शन मशीन खरीदी है, जिसकी सहायता से 5 दिन की बजाय 2 दिन में गामा नाइफ सर्जरी की जाएगी, जिसके चलते इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा मरीजों को मिल सकेगा। इस पर एम्स के डॉक्टर A.K. महापात्रा ने हमें बताया। रेडिएशन का असर आते 1 से 1.5 साल लग जाता है, तो हम इसमें ये करते हैं कि एक हाई डोज रेडिएशन ट्यूमर को देते हैं और पेशेंट सुबह आता है और दोपहर को और आफ्टरनून में चले जाता है। तो इट इज़ नॉट इवन पेशेंट डजंट रिक्वायरमेंट एडमिशन, सो इस बहुत हेल्प करते हैं पेशेंट को। इस मशीन के जरिए गामा किरणों से ट्यूमर को जला दिया जाता है। MRI मशीन के जरिए ये देखा जाता है कि ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर है। उस जगह के अनुकूल कैप बनाई जाती है और कैप के जरिए सिर्फ ट्यूमर वाली जगह पर ही गामा किरणों को डाला जाता है। गौरतलब है कि गामा नाइफ मशीन को चलाने के लिए एम्स के 6 डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। नई मशीन से सर्जरी की पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। एक सिटिंग में ही ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ 75,000 रुपए ही खर्च करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, रेडिएशन की इस नई मशीन के आने से जहां ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज आसानी से हो सकेगा, वहीं मरीजों को अब इसके इलाज के लिए कम खर्च भी करना होगा। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं भारती शर्मा।